Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement, Session 1.3, Section 13 and 14, Transfer to Unknown Person and Rule of Perpetuity. So we have discussed the Section 13, Transfer to Unknown Person. Now सेक्शन 14 इज़ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी का बेसिक मीनिंग है, अगर हिंदी में मीनिंग देखे जाए तो अनंत काल तक, टिल इन्फिनिटी, इनडेफिनिट पीरियड के संदर्भ में यहाँ यूज़ हुआ है परपेचुटी शब्द। परपेचुटी का एक बार सेक्शन 14 रीड आउट कर लेते हैं, जिससे कि आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी। No transfer of property can operate to create. No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attained full age, the interest created is to belong. अब इसको हम एक बार टुकड़ों में पढ़ते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट, ऐसा जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 14। मीन नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से, विच इज़ टू टेक इफेक्ट, जो कि जिससे इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा, विच इज़ टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन्स लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का जिसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा आफ्टर द डेथ ऑफ वन और मोर पर्सन एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन। माइनॉरिटी मीन्स 18 माइनस, minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period। एक पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है जिसके एक्सपायरेशन के बाद अनवन पर्सन से रिलेटेड जो सेक्शन 13 है उसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, एंड टू whom if he attained full age the interest created is so belong। ये कंडीशन स्टिपुलेट की कर दी जाती है सेक्शन 13 के साथ साथ। इसका बेसिक मतलब ये है रूल अगेंस्ट परपेचुटी का, कि आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र हो सकता है बट इंटरेस्ट बाद में क्रिएट हो सकता है। ट्रांसफ़र के साथ कोई भी कंडीशन लगा दी जाती है कि इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट होने के लिए मैक्सिमम टाइम है या तो एक व्यक्ति का लाइफ टाइम से ज़्यादा आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अनवन पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो इंटरमीडिएटरी है, इंटरमीडिएटरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 13 की लिमिटेड इंटरेस्ट। इंटरमीडिएटरी के लाइफ टाइम तक ही उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो इंटरेस्ट अपने आप वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा ट्रांसफरर को। ट्रांसफरर ने एक लिमिटेड इंटरेस्ट बनाया इंटरमीडिएटरी के लिए कि लाइफ टाइम तक आपके पास लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा, या फिर जैसे ही अनबोर्न पर्सन का जन्म हो जाता है तो आपका जो लिमिटेड इंटरेस्ट है वो अनबोर्न पर्सन को चला जाएगा। बेसिक सेक्शन 13 में यही पढ़ा था। लिमिटेड इंटरेस्ट जो है इंटरमीडिएटरी का, उसमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो जैसे ही अनबोर्न पर्सन बॉर्न हो गया उसको चला गया उसका लिमिटेड इंटरेस्ट तुरंत। अगर उसके लाइफ टाइम में जो अनबोर्न पर्सन को इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, पर्सन बॉर्न नहीं हुआ है, थर्ड ट्रांसफरी, तो जो उसका लाइफ टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ, प्रॉपर्टी अपने आप जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो अपने आप रिवर्ट बैक हो जाएगा ट्रांसफरर को। तो ये मैक्सिमम लिमिट इसकी, या तो उसमें लिख दिया गया कि अगर बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे को अपने आप चली जाएगी।
अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो उसके पास जो लिमिटेड इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन, और इंटरमीडिएट एज अगर एक से अधिक हैं तो उनके लाइफ टाइम तक ही आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। रूल अगेंस्ट परपेचुटी, परपेचुटी मतलब इन्फिनिटी, इंडेफिनिट टाइम पीरियड, इंडेफिनिट टाइम पीरियड का मैक्सिमम लिमिट है एक व्यक्ति का जीवन काल, लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन तक ही आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि अनबोर्न पर्सन को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है कोई भी इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट जैसे ही वो जन्म लेता है उसको मिल जाता है जनरली, लेकिन इसमें भी कंडीशन डाल सकते हैं कि ए मान के चलिए ए ट्रांसफरर है और बी अनबोर्न पर्सन है जो ट्रांसफरी है, और लिमिटेड जिसके पास इंटरेस्ट है इंटरमीडिएटरी है एक्स। ए ने कंडीशन लगाई ट्रांसफ़र में कि अगर ए पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो जो इंटरमीडिएटरी से इंटरेस्ट उसको ट्रांसफ़र होगा वो तभी होगा जब ए अपनी मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है। मतलब बी को प्रॉपर्टी जभी मिलेगी, जो अनबोर्न पर्सन है बोर्न होने के तभी मिलेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो एक तो 18 साल तक की लिमिट अनबोर्न पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में लगाई जा सकती है, मैक्सिमम लिमिट है 18 साल। 18 साल से कम भी डाल सकते हैं कि 5 साल का जैसे ही बच्चा हो जाएगा उसको लिमिटेड इंटरेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बच्चे को मिल जाएगा, ट्रांसफरी को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट अनबोर्न पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में 18 साल तक है। तो सेक्शन 13 में अनबोर्न पर्सन का ट्रांसफ़र हुआ, प्लस अगर 18 साल की लिमिट कर दी जाए तो सेक्शन 13 प्लस 18 ईयर्स लिमिट इज इक्वल टू सेक्शन 14। परपेचुटी का ये मतलब है कि एक ट्रांसफ़र जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, फ्यूचर इंटरेस्ट जो क्रिएट किया जा रहा है उसकी लिमिट अगर इंटरमीडिएट के संदर्भ में मानी जाए तो उसका लाइफ टाइम है, और अनबोर्न पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर परपेचुटी का कॉन्टेक्स्ट लिया जाए तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 18 ईयर्स। Whenever any person transfer a property, then he can't perpetually restrain the property. Perpetually restrain नहीं कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट लाइफ टाइम है और अनबोर्न पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में मेजोरिटी। इन इंडिया पर्सन कैन restrain to the maximum limit which is birth of unborn person and 18 years from the date of birth of that person. इंग्लिश लॉ में अनबोर्न पर्सन के संदर्भ में 21 साल है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 18 ईयर्स है। रेस्ट्रिक्शंस मैक्सिमम 18 साल है, 18 से कम हो सकता है। 18 से जैसे ही अगर किसी ने बोला कि मैं ए ने लिमिटेड इंटरेस्ट किया इंटरमीडिएट को एक्स से बोला कि जैसे ही अनबोर्न पर्सन हो जाता है वो जैसे ही 19 ईयर्स का हो जाएगा उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो 19 ईयर्स 18 प्लस हो गया, 19 ईयर्स की अगर कंडीशन स्टिपुलेट कर दी है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। मैक्सिमम 18 साल तक कर सकते हैं, मेजोरिटी तक कर सकते हैं। मेजोरिटी से एक भी दिन अगर ज़्यादा की कंडीशन है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। अगर 18 से कम की है तो वो वैलिड ट्रांसफ़र होगा, वैलिड कंडीशन होगी। इफ रिस्ट्रेंट इज फॉर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अनबोर्न पर्सन देन कंडीशन एंड ट्रांसफ़र बोथ शैल बी वॉइड। कंडीशन भी वॉइड हो जाएगी और ट्रांसफ़र भी वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे अनबोर्न पर्सन प्लस 19 ईयर्स, तो वो कंडीशन भी वॉइड है और ट्रांसफ़र भी वॉइड है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के। रूल अगेंस्ट परपेचुटी आप समझ चुके हैं कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी का मतलब बेसिक मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ट्रांसफ़र आज कर दिया लेकिन इंटरेस्ट भविष्य के लिए फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो किसी इंटरमीडिएट के संदर्भ में उसका लाइफ टाइम है मैक्सिमम लिमिट, और अनबोर्न पर्सन को देना है उसमें कोई कंडीशन लगानी है तो 18 ईयर्स तक आप लगा सकते हैं। 18 ईयर्स के बाद जैसे ही कोई अगर 18 ईयर्स की लिमिट से एक्सीड कर जाती है कंडीशन, तो कंडीशन और ट्रांसफ़र दोनों वॉइड हो जाएंगे। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूल ऑफ परपेचुटी किस किस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला है नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स। नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स का मतलब ये नहीं है कि ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर मुस्लिम लॉ में कोई ट्रांसफ़र हो रहा है और उनमें उनके पर्सनल लॉ में
इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है सेक्शन 14 से, देन सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब पर्सनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा, सेक्शन 14 वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। चैप्टर 2 फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A। चैप्टर 2 हमने दो भागों में डिसाइड किया तो डिवाइड किया, मतलब 5 टू 53A, इस पे मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा उसका मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन से रिलेटेड अदर प्रोविजन है मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ में और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो पर्सनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। बेसिक सी बात ये है। अगर मान के चलिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी है मुस्लिम लॉ में, इससे रिलेटेड मान के चलिए कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल ही होगा ही। अगर वहाँ कोई स्पेशल प्रोविजन है और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पर्टिकुलर सेक्शन 14 से, तो पर्सनल लॉ विल प्रिवेल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। पहला है नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम, नॉट एप्लीकेबल ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट हम सेक्शन 19, 20 और 22 में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। नॉट एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी परचेज बाय कंपनी और कॉरपोरेशन। अगर कोई भी आर्टिफिशियल एंटिटी अगर की कोई प्रॉपर्टी है वो परचेज की है तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ एनी लेजिस्लेशन दैट देन इट शैल नॉट अप्लाई। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो जनरल एक्ट है, जनरल प्रोविजन है, अगर उसके अलावा कोई भी स्पेशल प्रोविजन है, जैसे स्पेशल प्रोविजन मुस्लिम लॉ में हो गया तो वो तो पर्सनल लॉ में हो गया। अगर कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लेजिस्लेशन बना उसमें उसके स्कोप में या जो भी उसका सेविंग या रिपीलिंग प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 14 इस लेजिस्लेशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो स्पेशल प्रोविजन ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा। नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 18। सेक्शन 18 हम पढ़ेंगे, ट्रस्ट वगैरह जो भी है सेक्शन 18 में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 18 अगर है तो वहाँ पे रूल ऑफ परपेचुटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल टू पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल उसके लिए कई मंदिरों में पुजारी होते हैं तो उनकी पुजारियों की वो मंदिर का जो मठ होता है, मठ या फिर मंदिर के कोई भी पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, उनका जो सक्सेशन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन होता है। पुजारी का बेटा ही पुजारी बनता है उस मंदिर का, तो वो जो सक्सेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ परपेचुटी एप्लीकेबल नहीं होता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में। नॉट एप्लीकेबल टू परपेचुअली रिन्यूअल ऑफ लीज। लीज का अगर रिन्यूअल हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल टू प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन एक कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे हक शुफा। उसमें प्रॉपर्टी जब खरीदी या बेची जाती है तो उसमें एक प्रेफरेंस बन जाती है कि पहले जैसे कंपनी लॉ में अगर वाइंडिंग अप के समय पे प्रॉपर्टी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो रिसीवर गणना करता है तो एसेट्स के थ्रू लाइबिलिटी को कम किया जाता है। एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी पहले जो भी डेट्स वगैरह वो चुकाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें भी एक सीरीज है कि सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को मिलेगा या अनसिक्योर्ड डेटर को मिलेगा। इसी प्रकार प्रीएम्पशन एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि बेसिक मैं बता देता हूँ, बाद में भी पढ़ेंगे। प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके भाई की प्रॉपर्टी है, आपका भाई कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, को पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके पार्टीशन हो चुका है, आपके और आपके भाई की प्रॉपर्टी है। अगर भाई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो पहला हक आपका है। आप अगर ख़रीदना चाहें और वैलिड कंसिडरेशन दें और भाई जो भी भाई का आपके भाई की प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है और भाई अगर संतुष्ट है उस वैल्यू से, तो पहला हक आपका है कि आप उसको खरीदें, ना कि थर्ड पर्सन का। तो ये प्रीएम्पशन का एक कॉन्सेप्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र क्रय अधिकार। क्रय अधिकार, खरीदने का अधिकार, सबसे पहले खरीदने का अधिकार किसको होता है, और उर्दू में इसको बोलते हैं हक शुफा। हक शुफा का कॉन्सेप्ट है। आप ये उर्दू शब्द प्लीज़ लिख लें आप साथ साथ, जिससे कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये उर्दू शब्द बहुत काम आएंगे। जैसे इस्तिगासा हो गया, सेक्शन 200 ऑफ CRPC, उसके बाद काफ़ी ऐसे दीगर दादर टाइप ऐसे शब्द आएंगे उर्दू के, जो कि आप एक बार उसको साथ साथ जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लें। प्रीएम्पशन का मतलब हक शुफा होता है। अब
कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो रूल ऑफ परपेचुइटी से रिलेटेड हैं और उसके कुछ एक्सेप्शन, जैसे 18 बताया मैंने, 17 में हम रूल ऑफ अक्यूमुलेशन पढ़ेंगे, वो भी किसी चीज़ का एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।